हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर स्टार्ट करेंगे। फोर्स एंड प्रेशर हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग देखेंगे फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल। आप ऑलरेडी इस फॉर्मूले के साथ फैमिलियर है कि अ फोर्स इज अ पुश और पुल। डेफिनेशन मैंने जो इसका नीचे लिख रखा है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप तो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज शेप, बट स्टेट ऑफ मोशन, एक बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है, उसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, स्टेट ऑफ मोशन जो है बॉडी की, वो हमारी दो तरीके की होती है। जो हमारी ये स्टेट ऑफ मोशन है किसी भी बॉडी की, वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी रेस्ट और दूसरी होती है हमारी मोशन, है ना। इसको आप चाहो तो स्टैटिक भी बोल सकते हो और इस मोशन को डायनामिक भी बोल सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर हो गया, ये अभी रेस्ट पे है। अगर मैं इसको भी मूव कराने लग जाऊं तो ये हमारा हो गया मोशन में। मतलब पहले इसकी, यहां पे अगर कोई पूछे आपसे स्टेट ऑफ मोशन क्या है इस मार्कर की, रेस्ट। अभी कोई पूछे इस स्टेट ऑफ मोशन क्या है इस मार्कर की, जब ये यहां से यहां गया तो मोशन। ठीक है ना। तो अब ये हमारा फोर्स क्या करता है कि चेंजेज और अटेम्प्ट्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यहां ये मार्कर ऐसा रखा गया है, मान लो मैंने इस पे फोर्स लगाया, है ना, इसकी मैंने स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दी, है ना। ये रेस्ट, ये मोशन में आ गया, पहले रेस्ट में था। ठीक है ना। जैसे मान लो ये हमारा, ये कहीं मान लो ये ग्राउंड पे, फ्लोर पे या फिर टेबल पे रोल कर रहा हो। ये हमारा जो मार्कर है ये ग्राउंड पे या टेबल पे या फ्लोर पे रोल कर रहा हो, आप क्या कर सकते हैं, इस पे फोर्स लगा के इसको रोक सकते हैं। मतलब पहले इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन थी दैट वाज मूविंग, अब आपने इसको फोर्स लगा दिया और नाउ इट इज एट रेस्ट। तो बेसिकली आप जो है फोर्स लगा के बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो सर चेंज कर सकते हैं, फिर व्हाई हैव यू यूज्ड दिस अटेम्प्ट वर्ड? अटेम्प्ट वर्ड मैंने क्यों यूज किया बच्चों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम फोर्स तो लगाते हैं लेकिन उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। जैसे कि ये वॉल है ना, इस वॉल पे मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा पूरा मैंने दम लगा दिया अपना फोर्स, ये वॉल मैंने फोर्स लगाया कंप्लीट, जितना मैं लगा सकता था मैंने लगा दिया, बट ये वॉल मूव नहीं हुई, है ना। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया लेकिन ये वॉल नहीं मूव हुई। तो क्या हुआ बताओ, मैंने अटेम्प्ट किया, वॉल मूव नहीं हुई, लेकिन मैंने फोर्स लगाया। तो इससे मतलब नहीं है कि वॉल मूव हुई या नहीं हुई, है ना। कभी कभी जब स्टेट ऑफ मोशन हम चेंज नहीं भी कर पाते हैं तो भी हम उस पर फोर्स हमने लगाया, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर इस पे हल्क फोर्स लगा रहा तो इस वॉल को मूव करा सकता था, है ना। हाँ, तो ही हैज एबिलिटी टू अप्लाई मोर फोर्स, है ना। आई डोंट। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये आपके लिए एक नया टर्म आया फिर से, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी जो है, देखो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले तो फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, है ना। जैसे मान लो इसका लेंथ आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कि हाँ 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका इस किसी ने आपसे इसका मास पूछा, बता सकते हो 100 ग्राम। लेकिन कुछ ऐसे कौन, जैसे कि आप मान लीजिए सॉरो, हेट, लव, हैप्पीनेस, these quantities have, you can't like measure these quantities। आप बता नहीं सकते किसी को कि इसका यूनिट क्या होगा, इनको यूनिट नहीं होती, इनको आप मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए, फोर्स, मास, टाइम, लेंथ, ठीक है। तो अब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा ये वेक्टर वेक्टर, और इसके पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी जो है इसके पास होता है हमारा डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास होता है बस मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं होता स्केलर क्वांटिटी के पास, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने आपको ऐसा बोला मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा हूं, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैं दौड़ रहा हूं, है ना। तो ये मैंने आपको अपनी स्पीड बताई, मैंने क्या बताया, बस मैग्नीट्यूड 10 बताया मैंने आपको, 10 मीटर पर सेकेंड, ये बस एक मैग्नीट्यूड हो गई।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने आपको अपनी स्पीड बताई, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं आपको ऐसा कहता कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, तो मैंने आपको बताई अपनी वेलोसिटी, मतलब मैंने आपको मैग्नीट्यूड भी दिया और साथ ही साथ मैंने आपको अपना डायरेक्शन भी बताया नॉर्थ। ठीक है, तो आपको समझ में आया वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस। Vector quantity it has both direction as well as magnitude. Scalar quantity only has magnitude, it doesn't have direction. ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? वेरी गुड। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल हो गया स्पीड, हो गया मास, हो गया। जैसे मान लो इसका मास है 100 ग्राम, मैं आपसे पूछूं इसका मास कितना है 100 ग्राम, तो आप बस यही बोलोगे ना इसका मास 100 ग्राम। आप ये तो बोलोगे नहीं कि 100 ग्राम नॉर्थ में, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाई, ये ऐसा रखा हुआ है, मैंने इस पे ऐसा फोर्स लगा दिया, इस पे मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया, तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर आपने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की ओर लगाया। ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन होती है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन को आप जानते हो, है ना, उन्हीं इस नाम से ये न्यूटन लिया गया है। फोर्सेज आर एडेड व्हेन अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। देखो जैसे मैंने अकेले इस वॉल पे फोर्स लगाई, मैंने क्या इसको मूव मैं करा पाया? मैं इसको मूव नहीं करा पाया। अगर मैं क्या करूं, मैं आप सभी को बुला लूं, है ना, जैसे मान लो 100 हम लोग, नाउ वी आर 100 टोटल, नंबर ऑफ पीपल हेयर इज 100। हमने अब 100 हम सब ने मिलके, टोटल हम 100 लोगों ने मिलके इस पे इधर की ओर अब पुश किया। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा वॉल मूव कर गया, गिर गया, मूव क्या करेगा, गिर जाएगा, है ना। तो हमने मान लिया कि हम 100 लोगों ने इस पे फोर्स लगा के इसको गिरा दिया। तो क्यों हुआ ऐसा? देखो जैसे मान लो इसको मैं अगर आपको समझाऊं, है ना, ऊपर वाली चीज आई गेस आपने लिख लिया होगा, तो मैं आपको मिटा देता हूं, इन चीजों को मैं मिटा देता हूं, है ना। देखो यहां पे आप जैसे मान लो ये हो गई हमारी बॉल, है ना, और यहाँ पे हम सब ने जो है मिलके इस तरीके से 100, है ना, टोटल 100 लोगों ने हमने ऐसे फोर्स लगाया, तो कितना हो गया 100 है ना। तो मान लो हम सभी लोग जो है 100 नहीं, मान लो हम लोग लगा रहे हैं फोर्स कुछ 90 न्यूटन का। ठीक है, तो टोटल हम लोगों ने कितने फोर्स लगाए? हम 100 लोगों ने जो है 90 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्यों गिर गया? क्योंकि हम लोगों की सबकी फोर्सेज ऐड हो गई। मैं अकेला अगर इस पे मान लो 90 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, जब हम सब मिल गए, हम 100 लोग मिलके हमने जब इस पे फोर्स लगाया, तो अब हमारी फोर्सेस कितनी हो जाएंगी? 90 इंटू 100, कितनी? 9000 न्यूटन। क्या किया? सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया, है ना, 100 प्लस 100 प्लस 100 90 टाइम्स, तो 90 से 100 में मल्टीप्लाई कर दिया। 9000 न्यूटन का जब मैंने वॉल पे हम सब ने मिलकर फोर्स लगाया, ये वॉल गिर गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सब ने मिलके सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हम सब ऐसे फोर्स लगाए, हम सब इसको इस तरीके से हमने पुश किया इस डायरेक्शन में। अभी क्या हुआ, हमारे बीच कोई एक बहुत ही समझदार स्टूडेंट है, उसने बोला था ऐसा करते हैं 50 स्टूडेंट्स इधर से लगाते हैं, 50 स्टूडेंट्स उधर से लगाते हैं, बताओ क्या होगा? कॉमन सेंस है आपका, कुछ नहीं होगा, वॉल वैसा ही है, वैसा ही है ना। हम लोग बस थक जाएंगे थोड़ी देर बाद। क्यों ऐसा? देखो अभी जैसे ये वाला केस मैंने यहां पे ड्रॉ कर देता हूं कि यहां से इधर की ओर, है ना, 50, है ना, 50 स्टूडेंट्स इधर लगाया और 50 स्टूडेंट्स ने इधर से लगाया। कितना हो गया बताओ? इधर से लग गया हमारा एक, कितना लगा रहा है 90 ना, तो इधर से कितना होगा 90 इंटू 50, टोटल फोर्स जो लगेगा इधर से कितना हो जाएगा बच्चों? 4500 न्यूटन। इधर से भी उतना ही लगेगा 4500 न्यूटन। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। आप समझ रहे मेरी बात को, है ना। लेकिन ये तो तब हुआ जब हमारा इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि यहां पे जो है हमारा ये 60 स्टूडेंट्स इधर से लगा रहे हैं और 40 स्टूडेंट्स उधर से लगा रहे हैं, तब क्या होगा? अगर मैंने इसको कर दिया 60 और इसको कर दिया 40, इधर से हो जाएगा हमारा कितना? 5400।
इधर तो हो जाएगा हमारा 3600 न्यूटन। क्या किया मैंने, 60 इंटू 90 कर दिया और 40 इंटू 90 कर दिया। तो अब देखो ये वॉल पे नेट फोर्स किधर और कितना लगेगा, smaller force is subtracted from larger force if they are being applied in opposite direction। आप इस 3600 न्यूटन को 5400 न्यूटन से माइनस कर लोगे, आपकी जो एफ नेट आ जाएगी दैट विल बी कितना बच्चों, 1800 न्यूटन। समझ गए आप। तो ये हो गया हमारा, है ना, फोर्स का थोड़ा सा हमने फोर्स के बारे में जाना, है ना, किस तरीके से फोर्स लगता है। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग डिस्कस करते हैं कि कितने तरह का फोर्स होता है। देखो बच्चों, दो तरह का, पहला कांटेक्ट फोर्सेस, दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल देखो क्या दे सकते हैं हम लोग। कांटेक्ट फोर्स से जैसे मान लो कि मुझे इसको उठाना है, मैंने इसको पुल किया, मैंने इसको कैसे पुल किया, अपने मसल से फोर्स लगाया, है ना, तो इसको मैंने पुल किया। ठीक है, तो यहां पे इसको मसल से मैंने फोर्स लगाया, प्लस इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करने के लिए, पुल करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ा, टच करना पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे मैं बिना टच करे इसको उठा लूं, है ना। तो यहां पे जो है हमारा कांटेक्ट फोर्सेस का जो पहला एग्जांपल आप लिख सकते हो दैट इज मस्कुलर फोर्सेस, है ना। और दूसरा एग्जांपल आप बताइए। अब इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि फोर्सेज अप्लाइड बाय मसल्स आर नोन एज मस्कुलर फोर्सेस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताओ, दूसरा ले सकते हो आप फ्रिक्शन, है ना। ठीक है, आपके घर में कोई टेबल है या चेयर है, उसको आपको ग्राउंड पे खिसकाना है तो आप क्या करते हो, फोर्स लगाते हो, है ना। तो क्या करता है, ग्राउंड भी उस टेबल पे चेयर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ना। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो हम जो फोर्स लगाती है ग्राउंड उस टेबल पे या चेयर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स। और वो तभी लगता है क्यों, क्योंकि वो चेयर या फिर वो जो टेबल है हमारा उसके साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो यहां पे आपने जो है क्या लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स। किसका एग्जांपल हो गया ये, कांटेक्ट फोर्सेज का। मस्कुलर फोर्स का मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने आपको फोर्स का जो डेफिनेशन लिखवाया था उसमें स्टेट ऑफ मोशन और शेप, है ना। शेप के बारे में थोड़ा सा मैं मस्कुलर फोर्स में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने वहां लिखवाया था स्टेट ऑफ मोशन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अटेम्प्ट्स टू चेंज और चेंज दोनों लिखवाया था। जैसे मान लो ये हो गया हमारा, है ना, यहाँ पे इस मार्कर की कैप, अगर मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो इनिशियली जो है इसका शेप पूरा सर्कुलर है, मैंने इस पे फोर्स लगाया तो इसकी जो शेप है थोड़ी सी इलिप्टिकल हो गई। देख रहे हैं आप, इलिप्टिकल हो गई इसकी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगा के इसकी शेप चेंज कर दी। कौन सा फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, यहां देखो, यहां मैंने फोर्स लगाया तो क्या मैं इसका शेप चेंज कर पाऊंगा, क्या लगाया मैंने फोर्स, लेकिन क्या मैंने इसकी शेप चेंज की, नहीं की मैंने शेप चेंज। मैं फोर्स लगा रहा हूं बट इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है ना। लेकिन क्या मैंने यहाँ फोर्स नहीं लगाया, मैंने फोर्स लगाया, तो यहां आई चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हेयर आई अटेम्प्टेड टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू गॉट दिस। यहाँ पे मैंने कौन सा फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स। तो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेज के एग्जांपल होते हैं। बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज की। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में वैसे फोर्सेज जिनको अप्लाई करने के लिए एजेंट डोंट नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, है ना। वैसे फोर्सेज हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। व्हेन फोर्सेज कैन बी अप्लाइड विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। लिख लिया आप इसका डेफिनेशन। इसके एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज का जो पहला एग्जांपल
आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस बच्चों, मैग्नेटिक फोर्सेस, आपने मैग्नेट यूज किया होगा, देखा होगा आपने मैग्नेट। जब आप एक मैग्नेट को लेके जाते हो आयरन नेल्स के पास या फिर कॉइन के पास, तो क्या होता है, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। आपने उससे थोड़ा सा दूर पे ही रखा होता है, फिर भी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे फोर्सेज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्सेज। डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं फोर्सेज अप्लाइड बाय मैग्नेट्स टू अट्रैक्ट और रिपेल any other object or magnet are known as magnetic forces। ठीक है, जैसे आप एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके जाओगे, क्या होगा बताओ, वो उसके नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा ना, वो उसको रिपेल कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल। ओके, अब सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल। और मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा, वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप अपने पेन को अपने हेयर में रब करके, ठीक है, लेके जाते थे जब आप एक स्मॉल पेपर्स के पास, है ना, तो क्या होता था, वो पेपर्स इसमें अट्रैक्ट हो जाते थे, इसमें चिपक जाते थे। तो ये जिस फोर्स से उस पेपर को अट्रैक्ट किया, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन में, force applied by a charged body on any other charged body or uncharged body is known as electrostatic force। तो ये देखो, ये दोनों पे फोर्स लगाता है। एक चार्ज बॉडी है, वो अनचार्ज बॉडी पे भी फोर्स लगाएगा और चार्ज बॉडी पे भी फोर्स लगा सकता है। जैसे आपने इसको लेके आपने हेयर में रब किया और फिर आपने जो है इसको पेपर के पास ले अट्रैक्ट कर लिया, पेपर तो अनचार्ज था, है ना। अगर मान लो जब आप इस पे रब करते हो, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आप इसके किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास लेके आओगे तो वो उसको रिपेल करेगा, है ना। तो ये एक चार्ज बॉडी दोनों पे फोर्स लगाता है। एक चार्ज बॉडी पे जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड बहुत, मतलब रिलेटिवली ज्यादा होती है जो एक चार्ज बॉडी अनचार्ज पे लगाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th में, कूलम्ब्स लॉ, है ना। ओके, नेक्स्ट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है होता है हमारा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं आप कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। हम सब पे जो अर्थ फोर्स लगा रही है, कौन सी फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। आप बैठे हुए हो अपने चेयर पे या फिर आप अपने बेड पे, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं इस फ्लोर पे खड़ा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि क्या हो रहा है, अर्थ मुझे नीचे की ओर पुल कर रही है, क्योंकि मैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हूं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो होता है जहां तक अर्थ का फोर्स लग सके। जैसे अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो क्या आप अर्थ फोर्स लगा पाएगी, नहीं लगा पाएगी, है ना। लेकिन आप अर्थ सरफेस हो या फिर अर्थ सरफेस से 500 किलोमीटर दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, तो अर्थ आप पे फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि अर्थ जो है, अगर उसके सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो मैं हूं, है ना, उसका अगर मास m है तो उस पे अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है वो होता है हमारा उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर, है ना। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों mg। m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा हमारा हो गया जी। क्या होता है, तो जी हो जाता है हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है ना, तो यहां पे वेट लिख सकते हैं आप लोग, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा जरूरी नहीं है कि बस अर्थ ही लगाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बस अर्थ लगा सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी लगा सकता है। हाँ, वेट हम बात करेंगे, वेट हमारा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। ठीक है,
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कोई भी लगा सकता। जैसे मान लो मैं हूं, मैं इस बोर्ड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। मेरे इस रूम में जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मैं लगा रहा हूं इन ऑब्जेक्ट्स पे, दैट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चों, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो एक दूसरे पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो आपको दिया हुआ रहेगा आपके बुक में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ दिया हुआ, इसलिए मैंने आपको जो डेफिनेशन बताया वो अर्थ वाला बताया। बट ग्रेविटेशनल फोर्स आप ये याद रखिएगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट विच हैज मास कैन अप्लाई, ठीक है। Any objects which have mass can apply gravitational force on any other object which have mass, ठीक है। गुड, तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब जो हमारा नेक्स्ट, यहां पे आपको मैं एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूं। जैसे मान लो अगर मेरा मास है 100, मैं पूछूं आपसे बताइए मेरी वेट कितनी हो गई, तो आप क्या बोलोगे? मेरी वेट हो गई 100 जी। अब ये जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अर्थ सरफेस पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां पे होती है? अर्थ सरफेस पे। आप जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे ना तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो अभी फिलहाल आप बस इतना ही याद रखो कि अर्थ सरफेस में इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे चेंज होती है, कितनी चेंज होती है, कि सब हम क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ही याद रखिए। तो 100 जी, तो अगर मैं जी की वैल्यू पुट कर दूं बच्चों, कितना हो जाएगा? ये 980 न्यूटन। तो मेरी वेट कितनी हो गई? 980 न्यूटन। देखो ना क्या है वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ है ना, वेट इज ए फोर्स, और फोर्स की यूनिट मैंने बताया न्यूटन, तो वेट की भी यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट निकालने का फॉर्मूला। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, दैट इज मोमेंटम। बच्चों मैं आपको इस वीडियो के साथ एक शीट भी होगी, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो शीट आपको डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आपको जो भी आपके डाउट्स हैं आप सॉल्व करके पहले तो आप अपनी शीट मुझे सबमिट भी कर सकते हैं, और आपके जो डाउट्स है वो मुझे आप लिख सकते हैं शीट के ऊपर, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अगली क्लास के वीडियो में। लास्ट टॉपिक जो आज का है हमारा, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम देखो बच्चों क्या होता है, मोमेंटम होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी बता दिया था। देखो जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर उसको हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ये पी लिखा है मैंने ना, इसके ऊपर मैंने एक एरो दे दिया, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि ये जो पी है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम जो है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पी वेक्टर से। फॉर्मूला देखिए तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने आपको जस्ट बताया है ना। तो यहां पे हमारा ये हो जाता है फॉर्मूला। बात करेंगे इसकी यूनिट की, देखो बच्चों यूनिट क्या हो जाएगी? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की जो यूनिट होती है दैट इज केजी, और वेलोसिटी की यूनिट होती है कितनी? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की हमारी यूनिट होगी कितनी? केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मोमेंटम हमारा होता है क्या है? बेसिकली मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है वो हमारा पता चलता है मोमेंटम से, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको एक, ये मान लो एक मार्कर है, ठीक है, ये प्लास्टिक का मार्कर है, बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है ना। इसका मास है मान लो कितना? 50 ग्राम, ठीक है, इसका मास है 50 ग्राम, और इससे मैंने आपको फेंक के मारा, मान लेते हैं, ऐसा नहीं मारूंगा मैं, लेकिन मान लो ऐसा करते हैं हम। तो इसकी अगर वेलोसिटी है 100,
मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यही एक आयरन का है जिसका की मास है 1/2 kg, मतलब कितना 500 ग्राम, ठीक है। और इसको मैंने फेंक के मारा आपको मान लो 8 मीटर पर सेकेंड से। आपके लिए कौन सा, या फिर आप कह लो इसको मैंने फेंक के मारा आपको 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ज्यादा चोट किससे लगेगी, है ना, तो आप कैसे क्या बताओगे? मोमेंटम से आप देख सकते हो, देखो इसका जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा उससे आपको ज्यादा चोट लगेगी, ठीक है। देखो कितना होगा इसका मोमेंटम, 50 ग्राम इंटू 100 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले केजी में चेंज करेंगे। इस 50 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों 1000। तो ये हमारा बेसिकली आ जाएगा इसके लिए मोमेंटम आ जाएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए आ जाएगा हमारा कितना बोलो 500 इंटू 12, ये भी ग्राम में, इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, है ना, किलोग्राम में 1000 डिवाइड कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा 6000 बाई 1000, कितना हो गया 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो ये आयरन वाले की स्पीड कितनी कम है, ये 100 है, ये 12 है, काफी ज्यादा कम है ये, बट स्टिल आपको जो है चोट, है ना, वेलोसिटी कम बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कम है, बट स्टिल आपको जो सबसे ज्यादा चोट लगेगा इन दोनों में, इससे आपको ज्यादा तेज चोट लगेगी। आ गई आपको बात समझ में, मोमेंटम आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी पे आपको मोमेंटम पे ही मैं बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा उस शीट में, है ना, कुछ क्वेश्चंस हमारे वेट पे होंगे, ठीक है, और कुछ थ्योरी बेस्ड भी होंगे जो आप सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू।